स्वागत है आपका अर्निंग फोलियो में। मेरा नाम प्रज्ञा है और मैं आज आपके लिए डिटेल एनालिसिस लेकर आई हूँ वेबको इंडिया लिमिटेड का। जैसा कि आप जानते हैं, एक निवेशक होने के तौर पर आपको इन्वेस्ट करने से पहले, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी के बारे में एक डिटेल एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। तो अगर आप एक वेबको इंडिया लिमिटेड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो आज आपकी इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इस वीडियो के ज़रिए आप जान सकेंगे कि कंपनी क्या बनाती है, कौन से इसके प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट में डिमांड में हैं और किस क्षेत्र में काम करती है, और अगर इस कंपनी में हम निवेश करना चाहें तो हमें किस प्राइस रेंज में इसको खरीदना चाहिए। साथ ही साथ हम कितना रिटर्न इस कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। साथ ही अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी कंपनीज के डिटेल एनालिसिस आपको लगातार मिलते रहें। तो वेबको इंडिया लिमिटेड वेबको होल्डिंग इंक अमेरिका की कंपनी है। उसी की सब्सिडरी है वेबको इंडिया, जो कि इंडिया में काम करती है, अपने प्रोडक्ट्स बनाती है और ग्लोबली सप्लाई भी करती है। ये मेनली सेफ्टी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है और उसी की टेक्नोलॉजीज पे काम करती है जो कि कमर्शियल व्हीकल्स में यूज़ होती हैं। हालांकि इसने अपना प्रोडक्ट लाइन जो है वो एक्सपेंड किया है और ये कमर्शियल व्हीकल्स के साथ साथ अब पैसेंजर व्हीकल्स के क्षेत्र में भी आगे बढ़ी है। ये ग्लोबल सप्लायर है, इसके प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई होते हैं और ये ब्रेक्स के क्षेत्र में ज़्यादातर अग्रसर है। और ब्रेक्स के साथ साथ ये और भी प्रोडक्ट्स और भी पार्ट्स बनाती है जो कि ऑटो में काम आते हैं, और जैसे कि वाल्व्स है, एयर कंप्रेशर है, ब्रेक चैम्बर है, ये सारे क्लच कंट्रोल हैं, ये सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं। क्लाइंट्स को अगर हम देखते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छी इसकी क्लाइंट लिस्ट है। वॉल्वो है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, स्कॉट्स है, स्वराज माजदा है, फोर्स मोटर है, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, ये सारे इसके क्लाइंट लिस्ट में आते हैं। आयशर मोटर्स, तो इसके पास एक बहुत ही अच्छी क्लाइंट लिस्ट है, बड़े बड़े ब्रांड नेम इसके पास क्लाइंट्स हैं इसके, और बहुत ही अच्छी क्लाइंट लिस्ट है इसकी। पॉजिटिव इंडिकेटर्स, अगर हम इस कंपनी की रिसेंटली कुछ एग्रीमेंट्स पे अगर हम एक नज़र डालें तो इसने अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ 2016 में वैक्यूम पंप के लिए इसने सप्लाई का एक एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि इसने रिन्यू किया। और इसके साथ ही वेबको ने एस्कॉर्ट ग्रुप के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया कि जैसे आप जानते हैं एस्कॉर्ट ग्रुप जो है वो हमारे इंडिया में ट्रैक्टर्स बनाते हैं, तो अब वेबको के साथ मिलकर वो और बेहतर टेक्नोलॉजीज के ट्रैक्टर्स लाने की कोशिश करेंगे। तो वेबको अपने एग्रीमेंट्स को रिन्यू करने में और साथ ही नए एग्रीमेंट्स को भी लाने में हमेशा अग्रसर रहती है। ये बहुत ही एग्रेसिव है रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट ग्रोथ के लिए। इसने 2015-16 के थर्ड क्वार्टर में भी इसने एक एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम पैसेंजर व्हीकल्स और गुड व्हीकल्स के लिए इंक्लूड किया था, जो कि जनरली पहले ये कमर्शियल व्हीकल्स के लिए बनाती थी, और इससे इसके बिजनेस को काफ़ी फायदा भी पहुंचा है। चूंकि ये एक भरोसेमंद सप्लायर रहा है अपने कस्टमर्स के लिए, तो इसके कस्टमर्स भी इसको अवार्ड्स देते हैं। तो कॉस्ट रिडक्शन का इसको रिसेंटली अवार्ड मिला है जो कि स्वराज माजदा ने दिया है। साथ ही इसको क्यूमेंस इंडिया और वॉल्वो आयशर ने भी इसको अवार्ड दिए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये एक रिलायबल सप्लायर रही है अपने कस्टमर्स के लिए भी, उन्हें भी इस कंपनी में भरोसा है। और यहाँ पे मैं एक स्लाइड लेकर आई हूँ आपके लिए कमर्शियल व्हीकल्स इंडस्ट्री का, कमर्शियल व्हीकल मार्केट का। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कभी भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा हमें उस कंपनी के डिटेल एनालिसिस ज़रूर देखने चाहिए, उसके फंडामेंटल ज़रूर देखने चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि वो किस कंपनी में किस इंडस्ट्री में काम करती है, उसका रेवेन्यू ग्रोथ पास्ट में कैसा रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर देखनी चाहिए। और उसके नए आने वाले एग्रीमेंट्स या प्रोडक्ट्स क्या कौन से हैं मार्केट में जो कि नए आने वाले प्रोडक्ट्स हैं जिससे उस कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। तो ये एक स्नैपशॉट है कमर्शियल व्हीकल मार्केट का। 2005 में हमारा जो इंडिया है उसकी रैंकिंग 11 थी और यूएसए नंबर 1 पे था, और इस इंडिया ने अपनी रैंकिंग को काफ़ी सुधारा है और ये 11 नंबर रैंकिंग से 5वें नंबर की रैंकिंग इसकी आई है। और जो कि उम्मीद है 2025 तक इसकी रैंकिंग थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगी, और ये हमारे कमर्शियल व्हीकल में ग्रोथ होने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, चूंकि कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरह से इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो अगर इकोनॉमी ग्रो करती है तो कमर्शियल व्हीकल का मार्केट भी ज़रूर बढ़ेगा।
मेजर प्रोडक्ट लाइन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो चूंकि ये मेनली ब्रेक्स बनाती है कंपनी, तो इसके और उसी से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज पे काम करती है। तो एक मैंने यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स का डिटेल यहाँ पर नहीं लिखा है, एक ओवरऑल आपको आइडिया देना चाहती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये कंपनी क्या बनाती है। तो आप जैसे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक पिक लगाई है एबीएस और ईबीएस की। तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो हमारी गाड़ियों में यूज़ होता है, जो कि गाड़ियों को स्किड होने से बचाता है। आप सभी जानते हैं ये एक नई टेक्नोलॉजी है, जो कि पहले अगर तेज़ स्पीड में गाड़ी है और उसमें ब्रेक लगाना पड़ जाए तो स्किड होने के चांसेस ज़्यादा होते थे। एबीएस टेक्नोलॉजी के यूज़ के साथ इसके गाड़ियों में बेटर कंट्रोल आता है और ब्रेक बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं और स्किड होने के चांसेस कम होते हैं। साथ ही ये ईबीएस टेक्नोलॉजीज पे भी काम करती है, जो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें गाड़ी सेंस करती है कि हम अगली गाड़ी हमारी गाड़ी से कितनी दूरी पे है और हमें और कार के जो ड्राइवर है उसको कब अलर्ट मैसेज भेजना चाहिए ताकि वो बेहतर डिसीजन ले सके। तो ये सेफ्टी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में आर&डी करते रहते हैं और बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। साथ ही आप इंटीग्रेटेड पेडल यूनिट का पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं, साथ ही एयर कंप्रेशर, वॉल्व्स, क्लच कंट्रोल, ड्राइवर लाइन कंट्रोल, ये सारे इसके प्रोडक्ट लाइंस हैं। इस कंपनी का हमेशा टारगेट रहता है कि ये बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें इसके प्रोडक्ट्स कम से कम फ्यूल और कम से कम एनर्जी को यूज़ करते हुए, और लो प्राइस में अवेलेबल हो। बेहतर प्रोडक्ट लो प्राइस में, जो कि एक की होती है किसी भी बिजनेस के सक्सेसफुल होने की। और साथ ही इसकी ये कंपनी की ये कोशिश रहती है कि इसके प्रोडक्ट्स को कम से कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़े। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें लुब्रिकेशन की ज़रूरत है तो ये कोशिश करते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिसमें कि लुब्रिकेशन हमें कम से कम यूज़ करना पड़े, कम से कम मेंटेनेंस करना पड़े, कम से कम हमें सर्विस स्टेशन कम से कम हमारी गाड़ी ले जानी पड़े। तो ये कस्टमर के लिए एक कॉस्ट फैक्टर भी एक साबित हो सकता है, जो कि जिसमें उसकी बचत हो सकती है। तो बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से ये अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं इस क्षेत्र में। इसके ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ पे अगर हम देखते हैं तो आईएमएफ ने जीडीपी ग्रोथ जो है भारत की 7.8% 2018-19 के लिए प्रोजेक्ट की थी। तो अगर जीडीपी ग्रोथ होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री मेनली ग्रोथ से रिलेटेड होती है। अगर इकोनॉमी ग्रोइंग है, अगर अच्छे पाथ पे है, तो जीडीपी ग्रोथ है, तो फिर कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री के लिए भी ज़्यादा अच्छा ये साइन हो सकता है। अगर लोगों के पास पैसे होंगे, बिजनेस अच्छा चलेगा, तभी कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। कंपनी ने अभी रिसेंटली एक नए सेगमेंट को आगे बढ़ाया, लॉन्च किया, एक्सपेंड किया, जो कि ऑफ हाईवे व्हीकल्स में, डिफेंस में, लग्जरी बसेस में, कार्स में, ये सब में भी ये अपने प्रोडक्ट लाइन को और बढ़ा रही है। और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपना जो सेगमेंट है, वो कमर्शियल व्हीकल्स के अलावा और भी इन सारे व्हीकल्स में भी अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है। इसने अभी नई टेक्नोलॉजी जो है वो एडीएस, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम पे भी काम किया है, और डोर सिस्टम, स्मार्ट सस्पेंशन, ये सब के क्षेत्र में भी नए टेक्नोलॉजीज पे आगे बढ़ रही है। इसने जमशेदपुर में अपना जो इसका प्लांट था उसको एक्सपैंड किया है 2017-18 में। इसका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क इंडिया में, पैन इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन ज़्यादातर बड़े शहरों में ही मिलता है इसके प्रेजेंस। लेकिन अब ये बी और सी टाउन में भी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, और ताकि जेन्युइन अवेलेबिलिटी हो पार्ट्स की, और साथ ही में इसको भी अच्छा रेवेन्यू मिले रिमोट लोकेशंस के शहरों से भी। जैसे कि हर एक बिजनेस में, किसी कोई छोटी सी शॉप हो या बड़ा कॉर्पोरेट बिजनेस हो, हर एक बिजनेस में एक रिस्क फैक्टर रहता ही है। तो वही रिस्क एक इसके साथ भी है। साइक्लिक इन नेचर होती है कमर्शियल इंडस्ट्री। अगर इकोनॉमी अच्छी रहेगी तो ये अच्छा बिजनेस करेंगे, नहीं तो इनके बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम देखते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में शामिल है और बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो रहा है। तो ये कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव साइन है। साइक्लिक इन नेचर, ये आप ग्राफ में देख सकते हैं, रेड लाइन जो है वो कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है,
ब्लू एंड ब्लैक जो है वो पैसेंजर व्हीकल और टू व्हीलर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो पैसेंजर व्हीकल और टू व्हीलर्स जो है वो इतने ज़्यादा साइक्लिक इन नेचर नहीं होते हैं जितना कि कमर्शियल व्हीकल इकोनॉमी से ज़्यादा रिलेट करता है, ज़्यादा साइक्लिक हो जाता है। साथ ही अगर रॉ मटेरियल का प्राइस और ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ता है तो इस कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन में फ़र्क आ सकता है, जो कि शायद हर एक कंपनी के साथ ऐसा एक थ्रेट होता ही है कि अगर उसके रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा तो उसके नेट प्रॉफिट मार्जिन में फ़र्क पड़ेगा। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे तो हमें डिविडेंड कम मिलेगा, हमारे बुक वैल्यू कम बढ़ेगी और हमारे शेयर का प्राइस भी कम बढ़ेगा। तो इसी के साथ अगर स्टील और एल्यूमिनियम, स्टील जो है वो जून 2017 की तुलना में अप्रैल 2018 में सबसे हाई उसके प्राइस पहुंचे थे, पर अप्रैल 2018 के बाद से अब ये डाउनवर्ड करेक्शन की तरफ है। तो इस कंपनी के लिए ये एक अच्छा साइन है। स्टील में चाइना एक मेजर एक्सपोर्टर है स्टील का, जो कि 50% कंट्रोल करता है ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन का। तो हालांकि चाइना ने कमिट किया है कि वो कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए बहुत कुछ स्टील, सीमेंट और कोल इंडस्ट्री की यूनिट्स को बंद कर देगा। तो स्टील के प्राइस में हो सकता है कि तो कुछ बढ़ोतरी हो, पर ये एक डेफिनेट प्रोडिक्शन नहीं है कि इसका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। ये आगे इन फ्यूचर हम देखेंगे। वैल्यूएशंस अगर हम देखें तो 2014 से 2018 में इसने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ किया। 2011 में इसका रेवेन्यू था 11,000 मिलियन, जो कि 2018 में बढ़कर हो गया 26,000 मिलियन इसका रेवेन्यू हो गया। आरओई इसका हमेशा ही बहुत ही अच्छा रहा है। 22 का करंट आरओई इसका चल रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन एक एवरेज हम देखें तो लगभग 10 का एवरेज इसका रहा है नेट प्रॉफिट मार्जिन का, बहुत ही अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन है। नेट प्रॉफिट इसका 2014 की तुलना में 2018 में काफ़ी अच्छा बढ़ा है और नेट प्रॉफिट में पिछले 5 सालों में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 16% की रही है। और जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो रेवेन्यू में 17% की ग्रोथ रेट रही है और पिछले 5 सालों में 22% की ग्रोथ रेट से, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से इसका रेवेन्यू बढ़ा है। तो एक हिस्ट्री भी इसकी पिछले 10 साल का अगर हम CAGR यहाँ पर देखते हैं, जो कि मैं एक टेबल में आपके लिए लेकर आई हूँ, तो बहुत ही अच्छा इसका रेवेन्यू ग्रोथ और नेट प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है। तो अगर किसी कंपनी ने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है तो उस कंपनी पे हम भरोसा रख सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि जो कंपनी पिछले 10 सालों से, पिछले 15 सालों से जो कंपनी परफॉर्म कर रही है तो वो ज़रूर आगे वाले सालों में भी परफॉर्म करेगी। ऐसा नहीं होता है कि हमने उसमें इन्वेस्ट किया और फिर उस कंपनी का बिजनेस बंद हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। उस कंपनी जो कंपनी प्रेजेंट पास्ट में जिसने अच्छा किया है वो फ्यूचर में भी अच्छा करने की उम्मीद हम उससे कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखते हैं तो हमें ज़रूर देखना चाहिए शेयर होल्डिंग पैटर्न। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये ज़रूर जांचना चाहिए कि उस कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को, अपनी होल्डिंग को कहीं प्लेज तो नहीं किया है। शेयर होल्डिंग जो प्लेज होल्डिंग होती है वो मैं आपको बता दूं, प्लेज होल्डिंग ये होती है कि जब प्रमोटर्स अपने शेयर को गिरवी रखते हैं और कुछ पैसा, कुछ लोन लेते हैं कंपनी के बिजनेस में यूज़ करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए या फिर अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। तो अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स को अपने जो होल्डिंग है, प्रमोटर्स को अपनी होल्डिंग प्लेज करनी पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि वो अपने रेवेन्यू से इतना पैसा जनरेट नहीं कर पा रहे हैं कि वो इतना पैसा जनरेट नहीं कर पा रहे हैं कि वो अपने डे टू डे बिजनेस को पूरा कर सकें और अपने एक्सपेंशन प्लान को भी कर सकें, और या फिर बैंक से भी उनको पैसा उतना नहीं मिल पा रहा है जो कि उनको अपनी होल्डिंग को गिरवी रखना पड़ रहा है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं होता है किसी भी कंपनी के लिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो 75% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, कोई भी होल्डिंग इनकी प्लेज नहीं है। तो और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 9.32% की है और FII की होल्डिंग 2.58% की है। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग इस कंपनी की है। म्यूचुअल फंड, FII और प्रमोटर सभी लोगों को इस कंपनी पे भरोसा है, तो हम भी इस कंपनी पे भरोसा रख सकते हैं। प्राइस रेंज अगर हम देखें तो अभी ये कंपनी बहुत ही अच्छे प्राइस रेंज में मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम इसमें 5,300 से लेकर 5,800 की रेंज में अगर हम इस कंपनी में एंटर होते हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में हम 8,500 से लेकर 9,000 तक का प्राइस रेंज हमें देखने को मिल जाए।
साथ ही ये कंपनी मुझे नहीं लगता कि 18 मंथ्स या 24 मंथ्स की है। ये कंपनी एक बहुत लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाली कंपनी है। इसको अगर हम इसने अपने पास्ट 10 ईयर्स में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, तो अगर हम इसको आने वाले 10 साल में अगर हम इसको होल्ड करते हैं और ये अगर इसको एनालाइज करते रहते हैं, क्वार्टरली नहीं तो एटलीस्ट साल में 2 बार अगर हम इसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि इसका प्रॉफिट किस मोड में है, इसका रेवेन्यू किस ग्रोथ पाथ पे है, तो अगर ये अपने इसी पाथ पे रहती है तो ये बहुत ही अच्छा प्राइस रेंज आने वाले समय में हमको दे सकती है। लेकिन ये मेरी कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरा वीडियो इसलिए है कि अगर आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो एक एट अ ग्लांस आपको पूरी जानकारी इस कंपनी के बारे में आपको मिल जाए। साथ ही अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ज़रूर जांच लें, उसके बाद ही किसी भी कंपनी में निवेश करें या फिर खुद स्टडी करने के बाद ही निवेश करें। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।